चेंज इन प्राइस का आज हम लोग एडजस्टमेंट समझेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में चेंज इन प्राइस दे देता है, ठीक है। चेंज इन प्राइस का मतलब होता है कि सपोज हमारा जिस ईयर में फायर हुआ, ठीक है, सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है डेट ऑफ फायर आपका 1 अगस्त 2022, 1 अक्टूबर 2022, ठीक है। फिर लिखा है क्वेश्चन में कि परचेज प्राइस जो है ऑफ 2022-23 इंक्रीज बाय 10% ओवर 21-22, ठीक है। 21-22 के कंपेयर में 22-23 का जो परचेज प्राइस है ना 10% ज़्यादा है। 21-22 के कंपेयर में परचेज प्राइस जो है ना 10% ज़्यादा है हमारा करंट ईयर में, ओके। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है, कभी सेल प्राइस का भी दे सकता है, इंक्रीज प्राइस का भी दे सकता है इन्फॉर्मेशन, प्राइस डिक्रीज का भी दे सकता है। उससे कॉन्सेप्ट सेम है, वर्किंग का पैटर्न नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। प्राइस घट रहा है तो भी ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है तो भी हम लोग कर लेंगे। तो वर्किंग के पैटर्न में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपका। अब मान लीजिए एग्जांपल, जब इसमें हम लोग वैल्यू अगर डालते हैं सपोज, ठीक है ना, कि परचेज प्राइस करंट ईयर में बढ़ गया, तो करना क्या होगा आपका। तो अब इस सिचुएशन ये अराइज हो गया कि पिछले साल का जो जीपी रेशियो होगा वो करंट ईयर में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का, सपोज एकदम प्रीवियस ईयर 21-22 का आपका जीपी रेशियो सपोज हमारा है 20%। ये पिछले साल का जीपी रेशियो 20% है सपोज। तो करंट ईयर में क्या होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। केवल करंट ईयर यानी जिस ईयर में फायर हुआ उस ईयर में केवल परचेज प्राइस में चेंज है, सेल प्राइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में। इसका मतलब सेल प्राइस नहीं चेंज किया, सेल प्राइस वही है जो 21-22 में था, ठीक है। सेल प्राइस में कोई चेंजेस नहीं। तो हमको क्या करना होगा, पहले हमको परचेज कॉस्ट निकालना होगा कि पिछले साल 21-22 में कॉस्ट क्या था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट सेलिंग प्राइस 21-22 का सेलिंग प्राइस को हम लोग मान लेते हैं 100, एज्यूम कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है 20%, तो 20 रुपीज़ हटा देंगे तो 80 रुपीज़ आपका आ जाएगा कॉस्ट। यानी हमारा 21-22 में कॉस्ट था 80 रुपीज़। अब करंट ईयर में क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस तो ये 22-23 में यही रह गया। 22-23 में सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस नहीं, 100 रुपया ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं है। लेकिन कॉस्ट आपका चेंज हो गया, कॉस्ट हो गया 80 + 10%, क्योंकि 10% परचेज प्राइस बढ़ गया तो 88 हो गया। यानी 12 रुपीज़ अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। 12 रुपीज़ आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ये हमारा करंट ईयर में हो रहा है सिचुएशन 22-23 में, ठीक है। अब समझिएगा बात, जो इस ईयर का 21-22 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, 21-22 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 20,000 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा, 22-23 का क्या हो जाएगा, ये 22-23 का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। 22-23 का ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो 21-22 का है 20,000, वो अब ओपनिंग स्टॉक हो गया 22-23 का। अच्छा, इसको, इस क्लोजिंग स्टॉक को हम परचेज तो इस ईयर में ना किए होंगे, परचेज तो किए होंगे 21-22 में, ठीक है। लेकिन सेल हम इसको करेंगे कब, सेल कब होगा, ये सेल होगा इस पीरियड में, सेल होगा यहाँ, ये ओपनिंग स्टॉक है तो इस ईयर में सेल होगा ये, ठीक है। तो परचेज किए
21-22 में, यानी हम परचेज कॉस्ट, अब इस क्लोजिंग स्टॉक का परचेज कॉस्ट 80 रुपीज़ के बराबर है। सेल इसको हम 100 में ही कर रहे हैं। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक जब बिकेगा, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जब करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक के रूप में आया, तो वो पुराने प्राइस पे है, नए प्राइस पे नहीं है, 80 रुपये पे ही है वो। यानी जब ओपनिंग स्टॉक सेल होगा तो इसका कॉस्ट हम कितना लेंगे, 80 लेंगे, यानी हमको 20 रुपये का यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, 20 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भाई 22-23 का आपका टोटल सेल दे दिया है। 22-23 का टोटल सेल जो है आपका, वो सपोज आपका 2,30,000 है। इस 2,30,000 सेल वैल्यू में इस ओपनिंग स्टॉक का भी सेल वैल्यू इंक्लूड होगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का भी। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक का इसमें सेल वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक यहाँ से हटा देते हैं। सेल वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक यहाँ से हटा दिए 2,30,000 में से। तो इसका सेल वैल्यू कैसे निकलेगा, ये 20,000 इसका कॉस्ट है, तो 20,000 तो कॉस्ट है, यानी 80 रुपीज़ के बराबर है। तो 80 से डिवाइड कर दिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 80 से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाए आपका 25,000, सॉरी 25 बोलते हैं, हाँ 25,000 आ जाएगा आपका। ठीक है, 25,000 आपका आ गया ये। यानी ओपनिंग स्टॉक का सेल वैल्यू हम 25,000 ले रहे हैं। क्यों, समझिएगा बात। परचेज ये पिछले साल हुआ है, यानी 80 रुपये में खरीदा गया, और बेचा गया वो करंट ईयर में, यानी 100 रुपये में बेचा गया। ठीक है, अब जो 2,30,000 में 25,000 ओपनिंग स्टॉक का सेल वैल्यू है, रिमेनिंग किसका बच गया भाई, रिमेनिंग ये जो सेल वैल्यू बचा है, ये उस गुड्स का बचा है जो करंट ईयर यानी 22-23 में ही परचेज किया गया और 22-23 में ही सेल किया गया। परचेज एंड सोल्ड 22-23। ठीक है, क्लियर। अब इस 2,25,000 रुपये हमारा कॉस्ट 80 रुपये नहीं होगा, 2,25,000 रुपये कॉस्ट होगा 88 रुपया का। ठीक है, क्योंकि वहां पर परचेज प्राइस बढ़ गया करंट ईयर में, अब बेच रहे हैं हम उसको 100 में ही अभी भी। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्या है, अलग से निकालना होगा। पहले हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, आपको क्या करना है, देखना है कि प्राइस क्या चेंज कर रहा हो, सेल प्राइस या परचेज प्राइस। आप इस तरह से प्राइस डिजाइन कर लीजिए। अच्छा, करंट ईयर पिछले साल ये था सिचुएशन, ये पिछले साल का सिचुएशन हमने बनाया, ये भाई पिछले साल में ये था, प्राइस चेंज हुआ तो ये सिचुएशन हो गया, ये न्यू प्राइस आ गया हमारा न्यू, और ये पिछले साल का था प्रीवियस ईयर का। ये आपको इस तरह से बना लेना होगा। इससे क्या होगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा पहले हमारा परचेज प्राइस 80 रुपया था, करंट ईयर में बढ़ के 88 हो गया। सेलिंग प्राइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जितना सेलिंग प्राइस यहाँ है वही हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ भी होगा। हाँ, रेशियो चेंज हो गया, जीपी यहाँ 20 रुपये का प्रॉफिट था, यहाँ 12 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि जो गुड्स पिछले साल खरीद के करंट ईयर में बेचे हैं उस पे तो 20 का ही प्रॉफिट होगा, लेकिन जो गुड्स करंट ईयर में खरीदे हैं और करंट ईयर में बेचे हैं उसमें तो 12 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो अब आप देखिए, ये वर्किंग हम कर लिए, टोटल सेल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक ऐसा सेल जो ओपनिंग स्टॉक का सेल वैल्यू, और ये वो सेल वैल्यू है जो कि हमारा 2,05,000 होगा, जो कि हमारा करंट ईयर में परचेज किया गया और सेल किया गया। तो अब आप निकाल लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल लेंगे पहले, ये इस 25,000 में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है भाई, 25,000 जो ओपनिंग स्टॉक वाला है, सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल प्राइस 100 मल्टीप्लाइड बाय 20, यहाँ हमारा, तो यहाँ 5,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग अभी रिलेशनशिप ऊपर पढ़े कि भाई 100 रुपये में बिक रहा है, और ये वाला ओपनिंग स्टॉक में ये रिलेशनशिप चलेगा क्योंकि पिछले साल खरीदा गया और करंट ईयर में बेचा गया है, तो ये चलेगा।
तो 100 रुपया में बेचा गया और खरीदे थे 80 में, तो प्रॉफिट कितना था 20 का। तो सेल प्राइस उसका 25,000 अभी हम लोग निकाले थे, डिवाइड कर दिए 100 से और प्रॉफिट 20 है, तो निकल गया प्रॉफिट हमारा। और जो हमारा रिमेनिंग सेल बच गया 2,05,000, इस पे भी सेल प्राइस 100 ही है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ 12 रुपया ही है, क्योंकि हमारा सेल प्राइस जब चेंज नहीं हुआ लेकिन कॉस्ट तो 10% बढ़ गया था ना, तो 88 में आ गया कॉस्ट, तो 12 रुपये के बराबर हुआ, तो 100 में 12 ही प्रॉफिट है। ठीक है, 100 में 12 ही आपका प्रॉफिट है, तो इसको आप प्लस माइनस कर लीजिए कितना आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए। 2,05,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये आपका प्रॉफिट यहाँ 24,600 है। तो टोटल प्रॉफिट आपका हो गया 29,600। समझ में आया बात? मेन वर्किंग है हमारा कि क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में जहां प्राइस चेंज होगा, आपको 2 पार्ट में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। पहला, वो स्टॉक जो पहले से कैरी फॉरवर्ड होके आया, यानी ओपनिंग स्टॉक का ग्रॉस प्रॉफिट अलग निकाल लीजिए, और जो नया परचेज और सेल हुआ है करंट ईयर में ही, उसका ग्रॉस प्रॉफिट अलग निकालिए। ये हर क्वेश्चन में आएगा, इस तरह के क्वेश्चन में जहां प्राइस चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो, प्राइस या परचेज प्राइस या सेल प्राइस कुछ भी चेंज हो रहा है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट का वर्किंग, जैसे अभी हमने किया कि ग्रॉस प्रॉफिट का वर्किंग 2 पार्ट में किया। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में हम लोग इसी तरह करेंगे जब भी प्राइस चेंज होगा। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि पिछले साल का जो जीपी रेशियो है उसके हिसाब से पिछले साल का कॉस्ट और सेल प्राइस तो पता चल गया, लेकिन करंट ईयर में वो प्राइस चेंज हो रहा है, तो कॉस्ट चेंज हो जाएगा, सेल प्राइस चेंज हो जाएगा, तो जीपी भी चेंज हो जाएगा। लेकिन चूंकि ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो पिछले साल का परचेज किया हुआ होता है, उस पे करंट ईयर में बेच रहे होते हैं उसको हम, तो करंट ईयर में जब बेचते हैं तो करंट सेलिंग प्राइस पे बेच देते हैं, उसको खरीदते हैं पुराने प्राइस पे, तो वहाँ जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होगा वो अलग होगा। ठीक है, और जो करंट ईयर में कर दे और करंट ईयर में ही बेचे, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट का पॉइंट होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान से समझना है। समझ में आया बात, लॉजिक? तो किसी भी क्वेश्चन में आपको जब चेंज प्राइस दिया रहेगा ना, तो ये वर्किंग ध्यान से करना। वर्किंग क्या करना है, वर्किंग हमको करना क्या है? ठीक है, सबसे पहले प्राइस डिजाइन करना है। प्रीवियस ईयर का कुछ भी पहले जीपी रेशियो निकालेंगे हम इस तरह के क्वेश्चन में कि भाई पिछले साल जीपी रेशियो क्या था हमारा। ठीक है, सबसे पहला वर्किंग ये कि पिछले साल का जीपी रेशियो क्या था, ये निकाल लेंगे। उसके बेसिस पे हम पिछले साल का प्राइस को डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, पिछले साल के प्राइस को डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, कि पिछले साल जो जीपी रेशियो था वो उसके बेसिस पे हमारा क्या होगा, ठीक है, वो निकाल लेंगे। ओके, और फिर हम लोग जो है जब जीपी रेशियो निकल जाएगा तो करंट माने पिछले साल का प्राइस डिजाइन कर लेंगे। भाई पिछले साल में क्या था प्राइस का सिचुएशन, मतलब ये जो भी था एकदम इजी है। जो मैंने अभी यहाँ पर एजम लिया, ये एजम्पशन लिया ना भाई कि भाई अगर जीपी रेशियो मान लो कि हमारा 21-22 यानी पिछले साल में 20% था, तभी ना ये प्राइस डिजाइन हो पाया। ये हमने पिछले साल यानी 21-22 का डिजाइन किया और ये करंट ईयर यानी 22-23 का डिजाइन किया। तो जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक हम ये प्राइस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो वर्किंग का रिक्वायरमेंट क्या है भाई? वर्किंग सबसे पहले आप जीपी रेशियो निकाल लेंगे। जीपी रेशियो निकाल लीजिए प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर का आप जीपी रेशियो निकाल लीजिए पहला पॉइंट ये। उसके बेसिस पे आप प्राइस को डिजाइन कर लीजिए। प्राइस डिजाइन कर लीजिए दोनों का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में क्या था हमारा प्राइस, और फिर करंट जिस ईयर में फायर लगा प्राइस चेंज के हिसाब से करंट फाइनेंशियल ईयर में बाय कंसिडरिंग द चेंज में जो भी हुआ चेंज इन प्राइस उसको कंसिडर करके करंट फाइनेंशियल ईयर का भी आप प्राइस को डिजाइन कर लीजिए। जब ये कर लीजिएगा
ये काम 2 हो गया। अब इसके बाद आप जो टोटल सेल्स करंट ईयर का दिया हुआ है उसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू जो ओपनिंग स्टॉक का सेल वैल्यू उसमें इंक्लूड है, क्योंकि पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो करंट ईयर में ओपनिंग में आया तो करंट ईयर में वो बिका होगा। जनरली हम लोग फीफो कॉन्सेप्ट से चलेंगे। यहाँ पर जनरली क्वेश्चन में साइलेंट है अगर क्वेश्चन तो हमेशा फीफो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यानी हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स को 2 पार्ट, टोटल सेल्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी जिस ईयर में फायर लगा उस पीरियड का टोटल सेल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। ठीक है, पहला सेल वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक आप निकाल लीजिए, सेल वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कि टोटल सेल में सेल वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना इंक्लूड है। हमेशा यहाँ फीफो का कॉन्सेप्ट चलेगा जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखेगा, यानी ओपनिंग स्टॉक पहले बिकेगा, फिर जो बचा है वो रिमेनिंग हमारा है, उसके बाद रिमेनिंग सेल्स माइनस करके निकल जाएगा आपका। रिमेनिंग सेल्स का मतलब यहाँ क्या होगा, जो परचेज्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, जो परचेज और सेल करंट फाइनेंशियल ईयर में हुआ, और ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल खरीदा गया था, बिका इस साल। ठीक है, उसके बाद दोनों का आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए, अलग अलग अमाउंट में कितना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का जब सेल हो रहा है तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ ये निकाल लीजिए। ठीक है, जब प्राइस डिजाइन कर लीजिएगा तो ये निकालना एकदम इजी है। अभी जैसे हम लोग समझे कि प्राइस डिजाइन कर लिए कि 100 वाला 80 का था, 100 में बिका, ठीक है ओपनिंग स्टॉक, तो 80 और 20 का प्रॉफिट है इसका मतलब। और पिछले करंट ईयर में क्या हुआ कि 80 में बेचे हैं लेकिन खरीदे हैं 88 में, तो वहाँ 12 रुपये का प्रॉफिट था। तो ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग, ऑन रिमेनिंग सेल्स, ठीक उल्टा लिखा गया ये, ग्रॉस प्रॉफिट आप रिमेनिंग सेल्स का निकाल लीजिए। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के टोटल कर लीजिए। ये ग्रॉस प्रॉफिट आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दीजिए, फिर बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा आपका। तो ये वर्किंग आपको एडिशनल करना होगा। बाकी जो वर्किंग पिछले क्लास तक किए वो तो हो सकता है क्वेश्चन में हो, ये तब हम करेंगे ये वर्किंग सारा जब चेंज इन प्राइस भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। समझ में आया बात? मैंने आपको स्टेप बता दिया करना क्या है आपको इस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले पिछले साल का जीपी रेशियो निकाल लेंगे, पहला वर्किंग ये। दूसरा प्राइस डिजाइन करेंगे, फिर तीसरा टोटल सेल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और चौथा वर्किंग हो जाएगा हमारा। ये इतना करना ही पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है इसका, क्योंकि हम टोटल सेल्स पे कोई एक जीपी रेशियो से निकाल ही नहीं सकते ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि उसमें 2 तरह का प्राइस पे गुड्स सेल हो रहा है, या 2 तरह के परचेज प्राइस का गुड्स उसमें इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियसली जब ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो अलग अलग होगा, कुछ पोर्शन पे अलग ग्रॉस प्रॉफिट लग रहा है, कुछ पोर्शन पे अलग। ठीक है, तो लिख लिया सारा जी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर निकालिए 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। 10 नहीं 11 करते हैं। 10 आप बना लेना, होमवर्क हो जाएगा। 10 सेम क्वेश्चन है। 11 पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक विद द इंश्योरेंस कंपनी। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 94, ये ओपनिंग स्टॉक दे दिया है। स्टॉक एट 1 जनवरी 95, ये ओपनिंग मैंने हम 94 के लिए क्लोजिंग हो गया, 95 के लिए ओपनिंग। ठीक है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 94 का,
परचेज 1 जनवरी 95 से 30 जून, यानी डेट ऑफ फायर जो है ना, यहाँ डेट ऑफ फायर 30 जून है, 30 जून 95, ठीक है, 30 जून तक का परचेज दिया है। फिर सेल 94 का दिया है, फिर सेल 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक का दिया है। फिर लिखता है कि 1995 में क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ परचेज राइज मतलब बढ़ना, इंक्रीज हो गया कितने से, 20% से, फ्रॉम द प्रिवेलिंग 94, 94 के कंपेयर में 20% कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ गया है। और फिर लिखता है 95 में, यहाँ देखिए दोनों प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस सेल प्राइस भी और परचेज प्राइस भी। सेल प्राइस हैव गॉन अप बाय 10% ओवर द प्रिवेलिंग लेवल, ठीक है, 94 के कंपेयर में 10% बढ़ गया आपका सेलिंग प्राइस भी। सालवेज दे दिया है और फिर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको दे दिया है। तो ये है क्वेश्चन, इसके बेसिस पे आपको निकालना है क्या कि अमाउंट ऑफ क्लेम, ठीक है। तो चलिए पहले, सबसे पहले हमारा ईयर तो पता चल गया कि 95 में फायर हुआ है। हम 94 का पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और वहाँ से निकालते हैं जीपी रेशियो, फिर हम लोग प्राइस डिजाइन करेंगे। जो स्टेप लिखे हैं वही वर्किंग उसी ऑर्डर में करना है, ठीक है। अरे क्या कर रहे हैं, कभी कभी चलो ये हटा देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए फटाफट, पिछले साल का सारा वैल्यू लिखिए, 94 का बनाना है आपको। ओपनिंग स्टॉक दिया है, ये क्लोजिंग स्टॉक भी दिया था, वो भी लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको 1,50,000, ओके। फिर ये आपका परचेज दिया हुआ है, टू परचेज 9,15,000 है ना। और फिर ये सेल दिया था, सेल्स 12 लाख, टोटल कर दीजिए 13,50,000। $13,50,000 में से ये माइनस कर दीजिए, 13,50,000 माइनस 1,35,000 माइनस 9,15,000, तो 3 लाख आपका आ गया प्रॉफिट। जीपी रेशियो निकाल लीजिए, 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 25%। ठीक है, अब आइए प्राइस डिजाइन करेंगे हम लोग। आपको दिया है परचेज प्राइस 20% बढ़ गया और सेल प्राइस 10% बढ़ गया, दोनों दिया हुआ है। तो हम लोग पहले 94 का निकालते हैं। ये 94 में हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस 100 रुपया और जीपी आपको दिया है 25%, यानी 25 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो 75 रुपया कॉस्ट हो गया। ये 94 का सिचुएशन है। 95 में क्या हुआ, 95 में हमारा सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा है ना, 100 प्लस 10%,
110, ठीक है। और फिर हमारा कॉस्ट जो है वो कितना परसेंट बढ़ा है, 20%, तो 75 प्लस 20%, तो ये 90 आ गया, ये हो गया 20, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ हो गया 20। अच्छा, ये निकला पिछले साल खरीदे और बेचे, ये क्या निकला, ये हमारा निकला ग्रॉस प्रॉफिट किसका, कि करंट ईयर में जो परचेज किए और सेल किए दोनों, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा पता चला। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन गुड्स परचेज एंड सोल्ड 95 में, जो परचेज भी 95 में हुआ और सेल भी 95 में हुआ, उसी पर नहीं ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा 20 रुपया। लेकिन अगर आप ओपनिंग स्टॉक के लिए सोचिए जरा, ओपनिंग स्टॉक में क्या हुआ होगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का केस में क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक खरीदा जाता है, पिछले साल खरीदा गया होगा, यानी 94 में खरीदा गया होगा और बिका है 95 में, तो परचेज कॉस्ट तो उसका 94 का ही लेंगे हम। ओपनिंग स्टॉक के केस में क्या होगा हमारा, ओपनिंग स्टॉक के केस में सेल प्राइस तो बेचे हैं 110 में, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर में बेचे हैं, सेल प्राइस 95 का लेंगे हम, लेकिन जो कॉस्ट है उसका वो तो 94 का ही लेंगे, क्योंकि खरीदे थे तो हम 94 में ही, यानी 75 लेंगे। ये हम 95 कर लिए, ये लिए हम 94 का, क्योंकि सिंपल सा रीजन है भाई, हम खरीदे हैं पिछले साल, उसको बेच रहे हैं करंट ईयर में, तो खरीदने का यानी कॉस्ट हो गया 94 का और परचेज सेल प्राइस हो गया 95 का। यहां आपको प्रॉफिट हो गया 35 का। ओके, क्लियर। अब आइए, आपके पास करंट ईयर में जो है हमारा सेल देखिए दिया हुआ है ना, ये सेल ही है ना शायद, हाँ ये सेल ही है। 9,90,000 आपका सेल दिया हुआ है 95 का, फ्रॉम जनवरी से लेकर 30 जून तक का। तो उसका 2 पार्ट करना होगा आपको, 2 बार उसको 2 अलग अलग पार्ट में करना होगा कि उसमें ओपनिंग स्टॉक का सेल वैल्यू कितना इंक्लूड है और कितना हमारा जो है अदर गुड्स का है। अदर गुड्स का मतलब ऐसा गुड्स जो खरीदे करंट ईयर में यानी 95 में और सेल भी 95 में किए। 2 पार्ट में हम लोग करते हैं इसको। चलिए, तो टोटल सेल्स टिल 30 जून 95 इक्वल टू 9,90,000 माइनस सेल वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का सेल वैल्यू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल का 94 का क्लोजिंग, 95 का ओपनिंग का मतलब ये है हमारा 1,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है। 1,50,000 को कितने से डिवाइड करेंगे, ये इसका हमको सेल वैल्यू निकालना है। ये है कॉस्ट प्राइस पे, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे रहता है, तो 75 पे है इसका मतलब ये, तो 75 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय सेल वैल्यू इसका 110, कितना आ रहा है देखिए, 2,20,000, यानी ओपनिंग स्टॉक जो 1,50,000 का था वो 2,20,000 में सेल हुआ है। तो इसका मतलब रिमेनिंग सेल्स कितना बच गया, रिमेनिंग गुड्स का, रिमेनिंग गुड्स का मतलब जो गुड्स करंट ईयर में परचेज किए और करंट ईयर में सेल किए, वो बच गया 7,70,000 आपका, ठीक है। वो बच गया आपका 7,70,000। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओपनिंग स्टॉक
तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि सेल वैल्यू 2,20,000 है और 1,50,000 में बेचे हैं, है ना। तो 70,000 आएगा। हम उस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 2,20,000 में तो हम बेचे हैं इसको, 2,20,000 माइनस 1,50,000 तो 70,000 आएगा। या आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं जो यहाँ लिख रहे हैं हम कि 2,20,000 का सेल वैल्यू हमारा 110 है और ग्रॉस प्रॉफिट हमने इसका निकाला था 35 है, तो ये 70,000 ऐसे भी आएगा। जैसे आपको इजी लगता है आप उसे निकाल लो, ठीक है। आप माइनस करके भी निकाल सकते हो, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट, उससे भी आपका आ जाएगा। और जो हमने किया अभी वो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो 70,000 वो निकल गया। तो ऑन रिमेनिंग सेल्स अब आप निकाल लीजिए। रिमेनिंग गुड्स का मतलब क्या हुआ? रिमेनिंग सेल्स का मतलब जो परचेज एंड सोल्ड, परचेज एंड सोल्ड दोनों ही 95 में हुआ है। तो इसका रेशियो क्या था, हम लोग अभी ऊपर निकाले थे, देखिए 110 में सेल हुआ, 90 का कॉस्ट था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना 20, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 7,70,000 हम लोग निकाल चुके हैं। सेलिंग प्राइस 1,10,000 है, 110 है, मल्टीप्लाइड बाय 20 कर देंगे तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगा 7,70,000 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो 1,40,000। अब आप ऐड कर दीजिए, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल गया। क्लियर? ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आप बना लीजिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप बना लो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। जनवरी 95 से लेकर 30 जून 95 तक का आपको बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इसका ओपनिंग स्टॉक हमारा 1,50,000 था, है ना। सेल्स इसका 9,90,000 था। परचेज है हमारा इस पीरियड का, परचेज था 8 लाख रुपया। परचेज यहाँ लिख देते हैं हम लोग, परचेज 8 लाख, ठीक है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी 2,10,000। इसको बैलेंस कर दीजिए, 8 और 1 9 50, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11,60,000। ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 60 + 70 हो गया 1,70,000। बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक निकल गया आपका। अब आप निकाल लो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। यहाँ तक लिख लिए? हो गया। अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बना लीजिए।
क्लोजिंग स्टॉक 1,70,000। अब इसमें से आप सालवेज कितना है देख लीजिए। सालवेज कितना दिया था 20,000 और इंश्योरेंस क्लेम है सालवेज 20,000 दिया है माइनस सालवेज 20,000। तो ये आ गया लॉस ऑफ स्टॉक आपका। अब अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल लीजिए। अमाउंट ऑफ क्लेम ठीक है। अमाउंट ऑफ क्लेम पॉलिसी वैल्यू दिया 1,48,750 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,70,000 मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक 1,50,000। $1,31,250। ठीक है। ये आंसर है हमारा। क्लियर। तो 11 नंबर क्वेश्चन बन गया। सेम टाइप का 10 नंबर क्वेश्चन है एकदम। समझ में आ गया ना क्या करना है? समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में प्राइस अगर चेंज हो रहा है इन बिटवीन द ईयर हो सकता है, ऑब्वियस से बात है। पिछले साल का प्राइस और करंट ईयर का प्राइस अलग अलग हो सकता है। अगर दिया हुआ है किसी भी क्वेश्चन में, जितना भी पीछे क्वेश्चन बनाए, आपको अप्रोच यही रखना है कि पहले जीपी रेशियो निकालना है, फिर हम लोग जो है उसका एडजस्टमेंट करेंगे। क्लियर। तो ये आपको इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन भी आप जीपी रेशियो निकालने के बाद प्राइस डिज़ाइन कर लीजिए। दोनों साल का अलग अलग, ओपनिंग स्टॉक का भी अलग से निकाल लीजिए प्राइस, इसलिए क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जैसे इस क्वेश्चन में था कि चूँकि परचेज सेल दोनों प्राइस चेंज हुआ था। ठीक है। तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अलग होगा, ओपनिंग स्टॉक का हमेशा अलग होगा हर क्वेश्चन में, तो उसका भी अलग से निकाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद आप बनाइएगा, कहीं को दिक्कत नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन भी देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी लगभग उसी टाइप का है। देखिए क्वेश्चन पढ़ के। फायर ऑकर्ड ऑन 15 सितंबर 2013 इन द प्रेमिसेस ऑफ सेन एंड कंपनी। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉन्च विथ इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। अगर लॉस ऑफ स्टॉक के लिए हमको क्लेम लॉन्च करना है। ठीक है। स्टॉक एट कॉस्ट दिया हुआ आपको, फिर स्टॉक एट कॉस्ट जनवरी 2013 का, परचेज 2012 का, परचेज डेट ऑफ फायर तक का, फिर सेल डेट ऑफ फायर तक का। फिर यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द करेंट ईयर कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ा है 10% से, और सेलिंग प्राइस भी बढ़ गया है 5% से। सालवेज वैल्यू आपको दिया हुआ है 4,000 रुपया। आपको निकालना है अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है। तो सेम प्रोसेस में बनेगा, अभी जैसे बनाए हम लोग सेम है ना। सेम प्रोसेस में बनेगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। बन जाएगा। जी 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 बन जाएगा। चलो ठीक है, तो बन जाएगा तो अच्छी बात है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा।
अब आइए हम लोग दूसरा टाइप में आते हैं। एबनॉर्मल गुड्स। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि एबनॉर्मल गुड्स दे देता है। एबनॉर्मल गुड्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि कम रेट पे बिकेंगे, नॉर्मल सेल प्राइस पे वो नहीं बिकेगा, या ऐसे गुड्स हैं जो सेल जो होगा लेकिन लॉस में होगा, प्रॉफिट में नहीं होगा। ठीक है, तो एबनॉर्मल गुड्स का मतलब सिंपल सा है, एबनॉर्मल गुड्स मीन्स गुड्स which can be sold at less than normal selling price. ठीक है, जिसको हमको सेल तो कर सकते हैं लेकिन नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम पे, या और सोल्ड एट लेस देन कॉस्ट, कॉस्ट से भी कम में बेचना चाहिए, यानी लॉस पे हम बेच रहे हैं। अगर कॉस्ट से कम में बेचेंगे तो इसका मतलब लॉस में बेच रहे हैं। तो इस तरह के आइटम को हम लोग बोलते हैं, एबनॉर्मल गुड्स को ही बोलते हैं पुअर सेलिंग आइटम, पुअर सेलिंग आइटम और गुड्स। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में अगर पुअर सेलिंग आइटम और गुड्स गिवन है तो क्या करेंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा क्वेश्चन कि कितना पोर्शन पुअर सेलिंग आइटम है, कितना पोर्शन। ठीक है, कितना पोर्शन आपका पुअर सेलिंग आइटम है, ध्यान से उसको पढ़ना है और फिर उसके लिए अलग से वर्किंग करना है। अलग से वर्किंग मतलब हम एक कॉलम और बना देंगे उसी क्वेश्चन में बनाते समय ही, जिसमें हम एबनॉर्मल आइटम को दिखाएंगे, उसका सेल वैल्यू, उसका ग्रॉस प्रॉफिट सब अलग होगा वो। ठीक है, अगर लॉस है तो ग्रॉस लॉस है तो उसका अलग है सारा। तो उसका उस केस में आपको जितना पोर्शन एबनॉर्मल आइटम है, ठीक है ना, उसको हम जो है अलग से वर्किंग करेंगे। क्लियर? एकदम आपको ये ध्यान रखना है कि उसका वर्किंग अलग से होना है। ठीक है ना, क्योंकि वो नॉर्मल सेल प्राइस पे बिक नहीं रहा है, या तो लॉस पे बिक रहा है या कम सेल प्राइस पे बिक रहा है, तो उस पर जो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस कुछ हो रहा होगा वो कम पे हो रहा होगा। ग्रॉस प्रॉफिट अगर हो रहा है तो कम रेट का है, 5% मान लो हो रहा है, नॉर्मल हमारा 20% है, या तो फिर लॉस हो रहा होगा, उस पर प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो लॉस हो रहा होगा। समझ गए बात? तो उस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि एबनॉर्मल आइटम कितना दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, उसका वर्किंग आप अलग से कर लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पढ़िए। A fire occurred in the premises of Malcolm Marshall and Company on 15/5 यानी 15 मई 1999, causing destruction of a large part of stock। ठीक है, large part of stock को उसने डिस्ट्रॉय किया है। The firm had taken a fire insurance policy for ₹5,47,200। फर्म ने इतने का पॉलिसी कवरेज लेकर रखा हुआ है। ठीक है, टू कवर द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर फ्रॉम द रिकॉर्ड सेव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एसेटेंड। परचेज 98 का दिया है, फायर 99 में हुआ है, यानी 99 हमारे लिए पुराना साल हो गया, पिछले साल का। सेल्स भी 99 का, फिर यहाँ परचेज 99 का 15 मई तक दिया, यानी डेट ऑफ फायर तक का, फिर सेल्स भी डेट ऑफ फायर तक का, फिर स्टॉक 98 का ओपनिंग, स्टॉक 98 का क्लोजिंग, वेजेज 98 का, फिर वेजेज आपका डेट ऑफ फायर तक का, फिर स्टॉक सालवेज कितना हुआ ये भी दे दिया।
ये पढ़िएगा 98 में क्या हुआ। इन 98 सम गुड्स वर डिस्ट्रॉयड, कुछ गुड्स है जो कि फायर के कारण डिस्ट्रॉय हो गया। कॉस्ट ऑफ सच गुड्स वेर 1,60,000, उस तरह के गुड्स का कॉस्ट 1,60,000 था। ये 98 का बात कर रहा है अभी। ये 99 में जो फायर हुआ उसका बात नहीं कर रहा है ये। 99 में भी इसके गोडाउन में फायर लगा था, उसका बात कर रहा है ये, ठीक है। तो 98 में जो फायर हुआ था उसमें 1,60,000 का गुड्स था, उसका जो बर्बाद हुआ था। और दीज गुड्स वेर नॉट कवर्ड बाय एनी इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी इसको कवर करने के लिए उसने पॉलिसी नहीं लिया हुआ था। यानी 99 में उसके पास कोई फायर पॉलिसी नहीं था, 99 में उसने लिया, 98 में नहीं था। तो ये जो 1,60,000 98 का है, ये तो पूरा का पूरा लॉस हुआ, ठीक है। इसके लिए तो कुछ क्लेम हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास पॉलिसी नहीं था उस समय। तो ये पूरा का पूरा लॉस, इसका जनरलिटी क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसको हम पिछले साल का 98 का जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ से 99 का बात कर रहा है, देखिए बोलता है इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 98, जब वो 98 का स्टॉक का वैल्यूएशन करने लगा तो स्टॉक कॉस्टिंग 34,000 वेर फाउंड टू बी पुअर सेलिंग लाइन, लिख दिया। तो बोले 34,000 का जो स्टॉक था वो उसको पुअर लग गया, यानी ये हो गया हमारा एबनॉर्मल आइटम। पुअर सेलिंग लाइन का मतलब कम रेट में बिकेगा, नॉर्मल सेल प्राइस पे नहीं बिकेगा, यानी वो एबनॉर्मल गुड्स हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है, एंड ₹6,000 में इन रिलेशन टू सच स्टॉक, इसी से रिलेटेड 6,000 रुपया जो है वे रिटर्न ऑफ, उसने रिटर्न ऑफ यानी घटा दिया स्टॉक का वैल्यू। 3199 का जो स्टॉक का वैल्यू है उसने क्या किया, 34,000 का जो एबनॉर्मल आइटम था उसमें से 6,000 घटा कर लिख दिया स्टॉक का वैल्यू। यानी हमारे पास जो स्टॉक दिया हुआ है 31 दिसंबर 98 का, ये वाला अमाउंट जो है 7,74,400, ये 6,000 घटा के लिखा हुआ है। यानी 6,000 ये नॉर्मल वैल्यू से 6,000 कम है, ठीक है, 6,000 कम करके लिखा हुआ है। हमको क्या करना होगा, जब हम बनाएंगे 98 का ट्रेडिंग अकाउंट तो हम 6,000 इसमें ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि हमको जो भी स्टॉक लिखते हैं हम उसको उसके कॉस्ट के बराबर पे ही लिखते हैं। है वो अभी लिखा हुआ 774,400 जो कि 6,000 कम है, तो 6,000 हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स ओरिजिनल कॉस्ट जिसका 5,000 था, इसी गुड्स में से, इसी 34,000 का भी ये बात कर रहा है अभी तक, इसी 34,000 में से जिसका दाम, जिसका कॉस्ट एक्चुअल में 5,000 था, उसको उसने बेच दिया अप्रैल 99 में। कितने में बेचा, लॉस, 1,000 के लॉस में। अच्छा, 5,000 का गुड्स अगर 1,000 के लॉस में बिका, यानी सेल कितने में हुआ, 4,000, 4,000 में बेचा। इसका मतलब उसने 5,000 का गुड्स 1,000 के लॉस में बेचा है, यानी 4,000 में बेचा है उसने, ठीक है। चलिए फिर द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड, जो रिमाइंडर बच गया, देखिए 34,000 में से 5,000 का गुड्स उसने बेच दिया, तो रिमाइंडर कितना बच गया, इसमें से 29,000 का बच गया। 29,000 का अब ये बात कर रहा है कि 29,000 का क्या होगा। वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट, बोलता है 29,000 जो है अब उसका वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है उसके, ठीक है। पहला आपको एबनॉर्मल आइटम टोटल 98 में जो था वो आइडेंटिफाई किया। जब वो 98 में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने गया उस समय उसने आइडेंटिफाई किया कि 34,000 का जो आइटम है, गुड्स है, वो एबनॉर्मल नेचर का है, पुअर सेलिंग आइटम है। तो इसीलिए उसने क्या किया कि अपने समझ से 6,000 घटा के लिख दिया, मतलब 6,000 घटा के लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक 98 का आपको दिया हुआ है वो 6,000 कम है, ये याद रखना है क्वेश्चन बनाते समय। पहला
दूसरा बात आपको लिख रहा है कि उसी 34,000 में से 5,000 का जो गुड्स था उसको हमने 1,000 के लॉस में बेचा। जब वो बेचा होगा 1999 में, 1999 में, तो 99 का जो सेल वैल्यू दिया है कहाँ दिया है, ये दिया है। ये 99 का सेल वैल्यू में 4,000 रुपया बेचा 4,000 में, तो ये इसमें इंक्लूड होगा। 7,68,000 में 4,000 एबनॉर्मल गुड्स का सेल वैल्यू है। बाकी जो बच जाएगा 7,68,000 में से 4,000 माइनस करके वो होगा आपका नॉर्मल गुड्स का सेल वैल्यू। ठीक है। उसके बाद आपको बोलता है जो बच गया 34 में से 5 बेचने के बाद, और 29 जो बचा है उसको हम ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर ही मानेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। चलिए पहले प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है ना सर? स्टॉक दिया 1 जनवरी 98 का 4,60,800। ठीक है। फिर परचेज हमारा 98 का परचेज कितना दिया था, परचेज लिखेंगे टू परचेज। ये दिया है परचेज आपका 30,01,600। फिर सेल्स ये दिया है बाय सेल्स 37,12,000। ठीक है ना। वेजेज, वेजेज कहाँ दिया है, ये दिया है वेजेज 3,20,000। वेजेज 3,20,000। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 774 7,74,400। इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे जो अमाउंट राइट ऑफ किया है ना 6,000 वो ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 7,80,400। और फिर लॉस बाय फायर जो पिछले साल हुआ था, जो इंश्योरेंस क्लेम उसने नहीं लिया था, ये 1,60,000, ये 1,60,000 में आएगा। अब इसको आप बैलेंस कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। 37,12,000 प्लस 7,80,400 प्लस 1,60,000, 46,52,400, 46,52,400, 46,52,400 माइनस 4,60,800, 60,800 ना 4,60,800
460,800 माइनस 300,160 एक और माइनस 3,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 8,70,000। फिर जीपी रेशियो निकाल लीजिए। $8,70,000 डिवाइडेड बाय 37,12,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आ गया 23.4375%। ठीक है, अब देखिए इस 7,80,000 में जो क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का दिखा रहा है ये, ठीक है, ऐड कर दिए 6,000। इस 7,80,000 में जो है 34,000 एबनॉर्मल आइटम है, एबनॉर्मल गुड्स है। वहाँ हमको जो है पिछले साल में हम उसका अलग से कॉलम बनाने का हमको इसलिए ज़रूरत नहीं था क्योंकि पिछले साल में वो कुछ बिका ही नहीं। जो भी बिका है करंट ईयर में बिका है, यानी 99 में बिका है जिस ईयर में फायर हुआ। इसीलिए जब 99 में अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना तो 2 कॉलम बना लेंगे। 99 में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना तो हम 2 कॉलम यहाँ पर बनाएंगे। 2 कॉलम बना करके हम बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है, एक एबनॉर्मल गुड्स के लिए और एक नॉर्मल गुड्स के लिए। ओके, तो डेबिट में 2 कॉलम बना लीजिए और क्रेडिट में भी 2 कॉलम आप बना लीजिए। अरे यार क्या कर रहे हो, चलो। ध्यान से देखिएगा, ये जो स्टॉक दिया है इसको 2 पार्ट में लिखना होगा आपको। ये जो पिछले साल का क्लोजिंग था 7,80,000, इसको 2 पार्ट में लिखिएगा। 7,80,400 में से 34,000 आपका जो है वो एबनॉर्मल आइटम है जो कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 34,000 आप यहाँ लिख दीजिएगा और जो रिमेनिंग बचेगा वो नॉर्मल कॉलम में लिख देंगे। रिमेनिंग जो बचेगा वो आपका 7,46,400। क्लियर। अब परचेज आप लिख दीजिए। परचेज तो हमेशा नॉर्मल गुड्स का ही ना होता है, अब नॉर्मल गुड्स हम क्यों खरीदेंगे, समझ में आया बात। नॉर्मली परचेज जो होगा वो नॉर्मल गुड्स का होता है। तो ये आपका 5,82,400, 5,82,400। फिर सेल्स में ध्यान रखिएगा क्योंकि वो 5,000 वाला गुड्स 1,000 में बेचा था लॉस में, तो 4,000 जो टोटल सेल दिया हुआ है इस पीरियड का जो टोटल सेल दिया हुआ आपका 7,68,000, इसमें 4,000 अब नॉर्मल आइटम है तो 4,000 हम यहाँ लिख देंगे और 7,64,000 नॉर्मल में लिख देंगे रिमेनिंग। ठीक है, 7,68,000 माइनस 4,000 कर दिए तो रिमेनिंग आपका निकल गया फिर वेजेज लिख देंगे हम लोग इस पीरियड का। वेजेज देख लीजिए 57,600। अच्छा, जो 5,000 वाला आइटम 4,000 में बेचा था उसमें तो उसको नुकसान हो गया तो ग्रॉस लॉस लिख देंगे।
1000 का ग्रॉस लॉस था उसमें, ठीक है। चलिए, उसके बाद बोल रहा था कि 34,000 में जो बच गया यानी बेचने के बाद उसका हम वैल्यू नॉर्मल ही मानेंगे। तो जो एबनॉर्मल आइटम का तो आपको डायरेक्ट निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। 34,000 में से 5,000 माइनस कर दीजिए, 29,000 आपका आ गया इसका क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और यहां पर अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे नॉर्मल के लिए। एक जो रेशियो है ना, ये नॉर्मल पे अप्लाई होगा। अब नॉर्मल में तो हमको लॉस हो रहा था, इसीलिए अलग अलग करना जरूरी है। तो आप ये निकाल लीजिए 7,64,000 का 7,64,000 का 23.4375%, ठीक है। तो ये आ रहा है 179,062। फिर से देख लेते हैं, 7,64,000 मल्टीप्लाइड बाय 23.4375%, 179,062, ठीक है। अब इसको आप बैलेंस कर दोगे तो इसका क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? जी। अब हम लोग निकालेंगे इसका अमाउंट ऑफ क्लेम। तो अमाउंट ऑफ क्लेम जैसे निकलता है उसी तरह निकलेगा। जब हम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे ना, तो दोनों का क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, अब नॉर्मल का भी नॉर्मल का भी, दोनों क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से साल्वेज माइनस कर दीजिए। साल्वेज कितना दिया हुआ है? साल्वेज है आपका 89,600, 89,600 माइनस कर दीजिए, और फिर जो बचेगा उस हिसाब से अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल लीजिए। यह आ जाएगा आपका 830,462 माइनस 89,600, 740,862, 740,862। अब अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल लीजिए। अमाउंट ऑफ क्लेम कितना हो जाएगा? आपके पास पॉलिसी वैल्यू देखिए दिया हुआ है 547,200, है ना। पॉलिसी वैल्यू आपको दिया हुआ है 547,200 को डिवाइड कर दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक से, टोटल क्लोजिंग स्टॉक से। 547,200 डिवाइडेड बाय 830,462 मल्टीप्लाइड बाय 740,862, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 547,200 डिवाइडेड बाय 830,462
मल्टीप्लाइड बाय 740 862 488 162, ठीक है। 488 162 आपका आ गया अमाउंट ऑफ क्लेम। समझ में आया बात? क्लियर? ठीक है। तो अब नॉर्मल गुड्स अगर दिया रहेगा तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्वेश्चन बनाते समय, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे जब हम लोग। और भी क्वेश्चन होगा इस तरह का। अब जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका 12 नंबर पढ़िए, ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अक्टूबर 2002, ठीक है, फायर हुआ है। स्टॉक 99 का दे दिया है, स्टॉक 2000 का दे दिया है, परचेज आपको दिया हुआ है 2000 का, परचेज फिर 2000 का दिया है, फिर परचेज आपको डेट ऑफ फायर तक का दिया है, फिर सेल्स आपको डेट ऑफ फायर तक का दिया है, ठीक है। वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2000 अ सम ऑफ ₹10,000 वाज रिटर्न ऑफ। जब वो 31 मार्च 2000 का, यानी 31 मार्च 2000 कहाँ गया, ये वाला 31 मार्च 2000 का जब वो स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहा था तो 10,000 घटा दिया था ऑफ ऑन द गुड्स कॉस्ट, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 48,000, यानी 48,000 ये हो गया अब नॉर्मल आइटम आपका, ये अब नॉर्मल गुड्स हो गया। अ पार्ट ऑफ दिस स्टॉक वाज सोल्ड, अ पार्ट ऑफ दिस स्टॉक, यानी इस 48,000 में कुछ स्टॉक उसने बेचा है, कब, जून 2000 में, एट ए लॉस ऑफ 4,000 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट 24,000, यानी इस 48,000 का 24,000 वाला जो सामान था उसने बेचा है 4,000 के लॉस में, यानी बेचा कितने में, 20,000 में। इसका मतलब 24,000 को अगर हम 4,000 के लॉस में बेचेंगे तो बेचेंगे कितने में, 20,000 में। रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट, बाकी बच गया जो, तो बाकी कितना बचा, 48 में से 24 तो बेच ही दिया हो, बाकी कितना बच गया, 24,000। सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट रिमेन एट यूनिफॉर्म रेट, स्टॉक सॉल्वेंस दिया है 50,000, आपको निकालना है अमाउंट ऑफ क्लेम। लिखा है फुल्ली इंश्योर्ड है, देख लीजिए गुड्स जो है उसका फुल्ली इंश्योर्ड है। तो पिछले साल का पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे हम लोग 99 का, वहाँ से जीपी रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। फायर हुआ है 2000 में, तो बना लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट। हो जाएगा सब, है हो जाएगा, ये बन जाएगा जी, चलो बन जाएगा तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग कुछ भी क्वेश्चन बचा नहीं है, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था लॉस ऑफ स्टॉक से रिलेटेड, ठीक है ना। और अगर बचा हुआ भी होगा ना एक दो क्वेश्चन कहीं, तो वो भी बन जाएगा, ठीक है ना। वो आप देख लीजिएगा कॉपी में, है ना, सीरियल वाइज में। जैसे कि ये सब तो हम लोग बना ही लिए थे, ये बना ही लिए थे, ये बना ही लिए,
ये बना ही लिए, इधर तो सब बन गया था। 26, 27, 25। ठीक है, इसका जो भी क्वेश्चन अब हमको नहीं लगता इसमें बाकी तो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम, ठीक है ना, तो उसको आप सारा बना लीजिएगा, ठीक है ना, जो भी होमवर्क है। तो फिर कल हम लोग नया टॉपिक इसका स्टार्ट करेंगे और एक दिन और लगेगा, ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। जो लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला जो टॉपिक है ना, उसमें क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, मेन इसी से पूछता है, तो इसका लगभग हम लोग सारा क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। समझ में आया बात? जी ठीक, तो इसको बना लीजिएगा, तो फिर हम लोग कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है सर। है ना। ठीक, तो वो वाला देखे थे क्या सर? अरे हम भूल गए थे, हम अभी देखते हैं, ठीक है ना, हम दिमाग से उतर गया था मेरा, हम ठीक है, देख के अभी तुरंत देख के मैसेज कर देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।